Hi friends, I am Dr. Prabhat and today we will be discussing about autoimmune disorder. लास्ट लेक्चर में हमने इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर पढ़ना चालू किया था। इसमें पहला सब टॉपिक हमने एलर्जी पढ़ा था और ये दूसरा सब टॉपिक है ना। दूसरे सब टॉपिक में हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। पहली बात, व्हाट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? देखो, ऑटो मीन्स सेल्फ। सेल्फ की इम्यूनिटी, सेल्फ इम्यूनिटी is damaging the body cells. बॉडी की सेल्स को खुद की इम्यूनिटी डैमेज कर रही है। दिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। नाउ वी हैव मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस, बट इसके पहले एनसीईआरटी ने 2-4 लाइनें बोली है, वो जान लो। एनसीईआरटी बोलती है दैट एनसीईआरटी बोल रही है दैट दिस वर्टिब्रेट्स हैव ओनली दिस स्पेसिफिक क्वालिटी। सिर्फ वर्टिब्रेट्स के इम्यून सिस्टम में ऐसी क्वालिटी है कि दे कैन आइडेंटिफाई सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ, ठीक है। एंड वेन एवर दिस आइडेंटिफिकेशन कैपेबिलिटी गेट कंप्रोमाइज्ड ड्यू टू एनी रीजन, इट लीड्स टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। तो सेल्फ और नॉन सेल्फ में फ़र्क करने की क्षमता है वर्टिब्रेट्स में। किसी कारण से ये क्षमता खो जाती है तो क्या होता है, तो फिर आपको ऑटो इम्यून बीमारी होती है। तो ये रही एनसीईआरटी की लाइनें, दैट मेमोरी बेस्ड acquired immunity evolved in higher vertebrate based on ability to differentiate foreign organism from self cell, ठीक है। and there are two theories, corollaries means theories. First, that the body have the capability to differentiate between self and non self, and second, it's somehow due to any genetic or other unknown reason, यदि ये कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है then it leads to autoimmune disease ना। दो बातें ऑलरेडी हमने ये बात डिस्कस कर ली। आपके एग्जाम के लिए बस आप दो बातें ये लिख लो, देयर आर टू corollaries. First, that higher vertebrates have capability to identify self from non-self, and the second, if somehow this capability get lost, it leads to what? It leads to this autoimmune disorder, ठीक है जी। Examples, we have multiple examples. First, we will see the myasthenia gravis. Already we have done myasthenia gravis in class 11th locomotion chapter. यहाँ पे वापिस हम कर रहे हैं, इट्स रिवीजन। वहाँ हमने क्या देखा था? सपोज दिस इट्स अ न्यूरॉन and this is the muscle, this is neuromuscular junction, this is neuromuscular junction. We have seen that once the impulse will come, it will lead to the release of acetylcholine. This acetylcholine will come and will attach itself to acetylcholine receptor. Once the acetylcholine will attach itself to acetylcholine receptor, it leads to the muscle contraction. Of course इसमें कई बीच में स्टेप्स होंगे जो हमने वहाँ पे कर रखे हैं। muscle contraction, it leads to muscle contraction, ठीक। Now in myasthenia gravis what has happened that body has formed the antibody against acetylcholine receptor, ACH receptor. सो बॉडी ने क्या किया, इसी रिसेप्टर को ही मार दिया एंटीबॉडी बना के। नाउ इफ इवन दो द इम्पल्स इज कमिंग, द मसल विल नॉट रिस्पॉन्ड। वाई? बिकॉज देयर इज नो ACH रिसेप्टर। सो व्हाट विल बी द साइन एंड सिम्टम? साइन एंड सिम्टम क्या होगा? वीकनेस, है ना। बॉडी में वीकनेस होगी और जैसे जैसे दिन ढलेगा, मतलब शाम की साइड आओगे, वीकनेस बढ़ते जाएगी। क्यों? क्योंकि एसिटाइलकोलिन का अमाउंट धीरे धीरे कम होते जाएगा। सुबह उठे हो तो पूरी रात भर सिंथेसाइज होकर इकट्ठा हो रखा है, तो सुबह रिलेटिवली कंफर्टेबल फील करेगा पेशेंट, बट जैसे जैसे शाम होगी वीकनेस बढ़ते जाएगी, है ना। सो दिस इज माइस्थेनिया ग्रेविस इन विच द एंटीबॉडी हैज़ बीन मेड अगेंस्ट द ACH रिसेप्टर, ठीक है। क्या दवाई है, कैसे इसको करना है, सब हम देखेंगे जब हम MBBS कर रहे होंगे। तो अभी के लिए हमारे लिए नीट यूजी के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है माइस्थेनिया ग्रेविस में। नेक्स्ट, पर्नीशियस एनीमिया। नाउ व्हाट इज पर्नीशियस एनीमिया? देखो, जब आप स्टमक में टाइप ऑफ सेल्स देखते हो ना, तो हम इसमें लिखते हैं, एक होता है चीफ सेल, है ना, एक होता है म्यूकस सिक्रीटिंग सेल, है ना, एक होता है, सॉरी, ठीक है, लेट मी इरेज दिस, यस, एंड एक होता है आपका थर्ड वन इज पेराइटल सेल। द फंक्शन ऑफ चीफ सेल, it will form what? Chief cell will form what? Chief cell will form pepsinogen. Chief cell will form what? Prorenin, नहीं, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, जाइमोजेन भी बोलते हैं इन दोनों को मिला के, जाइमोजेन, डाइजेस्टिव वाले चैप्टर में पढ़ा हमने। म्यूकस सिक्रीटिंग सेल will form म्यूकस।
पेराइटल सेल्स का मैं बच्चों को बताता हूँ, इसका निमोनिक है पोहा। व्हाट इज पोहा? P for parietal cell, O for augentic cell. So parietal cell is also known as augentic cells. And what is the function of parietal cell or augentic cells? It secrete HCl, H for HCl. And what is A? A just remind us कि कुछ और भी है, और वो क्या है? वो कुछ और है, CIF. What is CIF? Castle's intrinsic factor. Castle intrinsic factor. ठीक है. Now CIF is required for absorption of vitamin B12. विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। बॉडी ने क्या किया? बॉडी ने एंटीबॉडी बना दिया है। किसके अगेंस्ट बना दिया? पेराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल्स को ही हम मार दे रहे हैं अभी एंटीबॉडी बना के। तो अब जब पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल ही नहीं रहा तो HCl आएगा क्या? नहीं। तो एक क्लोरोहाइड्रिया, HCl नहीं है। पेराइटल सेल डैमेज हो गया तो CIF आएगा क्या? नहीं। तो नो एब्जॉर्प्शन विटामिन B12। तो कौन सी एनीमिया होती है फिर? पर्नीशियस एनीमिया। सो बिकॉज ऑफ विटामिन B12 डिफिशियंसी, है ना। और ये मैक्रोसिटिक टाइप है। आयरन डिफिशियंसी जो है वो माइक्रो मतलब RBC की साइज, नॉर्मल क्या होता है 70 to 100 माइक्रोमीटर, उससे कम हो जाती है। मैक्रो में उससे बड़ी हो जाती है। सो दिस इज पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हशीमोटो डिजीज। इसमें क्या हो रहा है? इसमें एंटीबॉडी हैज़ बीन फॉर्म्ड अगेंस्ट होम? अगेंस्ट थायराइड फॉलिकल। सो थायराइड ग्लैंड को ही आपने ख़त्म कर दिया। तो थायराइड ग्लैंड को यदि आपने ख़त्म कर दिया तो थायरोक्सिन आएगा क्या? नहीं। थायरोक्सिन नहीं आएगा तो क्या सिम्टम होंगी? हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम क्या होते हैं? हमने इंडोक्राइन के चैप्टर में देखा है। मैं इसको बोलता हूँ बच्चों को कि आप याद रखो लड्डू। व्हाट इज़ लड्डू? लड्डू टाइप इंसान, है ना, मेंटली रिटार्डेड टाइप होगा। यदि छोटे बच्चेपन में हो गया ऐसा, तो यदि एडल्ट में आ रहा है तो लेथार्जिक, है ना, सो रहा होगा खाली, ठंड ज़्यादा लगेगी, है ना, वेट गेन होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हशीमोटो डिजीज में। नेक्स्ट वी हैव rheumatoid arthritis. Now what is rheumatoid arthritis? As a word suggests, itis means inflammation of what? Joint. So joint का inflammation, but this inflammation is because of a autoimmune disease. Autoimmune disease क्या हो रहा है इसमें? सुनो, suppose it's a long bone, this is the another long bone, and we have seen the structure of synovial joint की ये यहाँ पे किससे कवर होता है? ये क्या है? हेलिन कार्टिलेज। ये क्या है? हेलिन कार्टिलेज, है ना, हेलिन कार्टिलेज। सो दिस इज हेलिन कार्टिलेज। और साइड में इसको कौन होल्ड करके रखा है? फाइब्रस कैप्सूल। इसको साइड में कौन होल्ड करके रखा है? फाइब्रस कैप्सूल। सो दिस इज द फाइब्रस कैप्सूल जो कि इस ज्वाइंट को होल्ड करके रखा है। फाइब्रस कैप्सूल के अंदर क्या होता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन। सो दिस इज द साइनोवियल मेम्ब्रेन, दिस इज द साइनोवियल मेम्ब्रेन। इस बार जो बॉडी ने एंटीबॉडी बनाया है ना, रूमेटॉइड फैक्टर है ये। इनफैक्ट दिस इज रूमेटॉइड फैक्टर विच इज़ नथिंग बट IgM। इट इज़ IgM। ठीक है। सो ये रूमेटॉइड फैक्टर क्या कर रहा है? ये एंटीबॉडी क्या कर रहा है? ये जाके पहले तो साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन करा रहा है। जब भी कोई इन्फ्लामेशन होता है, हमने पहले ही लास्ट लेक्चर में भी हमने बोला, इन्फ्लामेशन का अलग लेक्चर है उसमें भी हमने बोला है, इन्फ्लामेशन लीड्स टू वेजोडाइलेटेशन, वेजोडाइलेटेशन लीड टू लीकी नेचर ऑफ द वेसल एंड इट विल लीड टू ईडिमा। सो ईडिमा होने से क्या होगा? मतलब ज़्यादा साइनोवियल फ्लूइड्स बनेंगे, मतलब यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाएगी। सो इट विल लीड टू द प्रेशर ऑन द ज्वाइंट एंड द पेन। सो इट विल लीड टू प्रेशर ऑन ज्वाइंट स्ट्रक्चर एंड इट लीड्स टू पेन। एक तो ये कारण हो गया। धीरे धीरे अभी क्या होगा? नाउ देयर विल बी सम पैथोलॉजी विल हैपन एंड दिस हेलिन कार्टिलेज विल ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड। सो हेलिन कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन। और यहाँ पे क्या होता है? पेनस फॉर्मेशन। व्हाट इज पेनस? पेनस इज ग्रैनुलेशन टिश्यू। नाउ व्हाट इज दिस ग्रैनुलेशन टिश्यू? जब भी कहीं इंजरी होती है ना तो धीरे धीरे वहाँ ब्लड वेसल्स बनने लगते हैं। सो दिस कलेक्शन ऑफ न्यू ब्लड वेसल इज नोन एज पेनस एट दिस लेवल। ठीक है। तो HC डिस्ट्रक्शन, अब हेलिन कार्टिलेज है ही नहीं तो दोनों के आपस में रगड़ेंगे, फ्रिक्शन होगा तो फिर पेन होगा, स्वेलिंग होगी। सो दिस इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस। आइए देखते हैं इसको। रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज बिकॉज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन IgM। इट्स अ प्राइमरी सिम्टम में क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। सो साइनोवियल फ्लूइड विल इंक्रीज, it will increase the pressure and leads to pain, and then there will be penis formation will lead to the cartilage erosion, and जहाँ भी inflammation होता है, what is the final phase of inflammation? Fibrosis. What is the final phase of inflammation? मैं लिख देता हूँ, final phase of inflammation is fibrosis. So fibrosis से क्या होगा? इन दोनों के बीच में फाइबर जमा हो गया तो the joint will become ossified. So the final thing is this fibrosis
ठीक है, एंड द जॉइंट विल बिकम ऑसिफाइड. सो दिस इज रिमेटॉइड अर्थराइटिस. ठीक है. नाउ नेक्स्ट डिजीज वी हैव इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस. हमने देखा है पैंक्रियाज is a heterocrine gland. It has both exocrine and endocrine part. Endocrine part is known as islets of Langerhans. ये सब हमने endocrine के चैप्टर में पढ़ा है. Now islets of Langerhans have 4 type of cells. कौन कौन से? अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड पैंक्रियाटिक पेप्टाइड सेल, है ना, पैंक्रियाटिक पेप्टाइड सेल्स. मैं बच्चों को बोलता हूँ आप बीटा के स्पेलिंग में ना थोड़ा सा गड़बड़ करो, ITA लिखो ना. व्हाट इज दिस आई रिमाइंड यू of insulin. So insulin is coming from whom? Beta cells. Now what has happened? The body has formed the antibody against the beta cells. तो beta cells को मार दिया गया from the antibody formed by the body. So now there is no beta cells, so there is no insulin secretion, and this is known as insulin dependent, है ना, diabetes mellitus type 1. Type 2 is mainly because of lifestyle problem. ठीक है, मोटापे वगैरह से. This is type 1. नेक्स्ट देखो मल्टीपल स्क्लेरोसिस. इसमें क्या हो रहा है? सपोज दिस इज द न्यूरॉन एंड दिस इज द माइलिन शीट. इस बार जो एंटीबॉडी आ रहा है वो किसके अगेंस्ट आ रहा है? ये इस माइलिन शीट के अगेंस्ट आ रहा है. सो द माइलिन शीट ऑफ द नर्व सेल्स इसके अगेंस्ट आया एंड इसको डिस्ट्रॉय कर दिया. इससे न्यूरोलॉजिकल फंक्शन. दिस इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस. ठीक है फ्रेंड्स, तो वी हैव डन द autoimmune part of this topic, immune system disorder. Next we have immune deficiency disorder under this immune system disorder. थर्ड इज इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर. फर्स्ट क्या था? एलर्जी पढ़ा था हमने इसके पहले लेक्चर में. इसमें हमने ऑटो इम्यून पढ़ा. ये जो है इसमें 2 मेन डिजीज हैं. एक तो आपका एड्स, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में, अलग लेक्चर में पढ़ेंगे, नॉट नेक्स्ट, इट हैज़ डिफरेंट लेक्चर. आप एड्स के बारे में सिर्फ इतना जानो कि it is because of HIV, human immune deficiency virus, HIV. क्या इसका फंक्शन है, कैसे होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखें. SCID मैं चाहूँगा कि आप पढ़ें. SCID, आइए देखते हैं SCID के बारे में. SCID स्टैंड्स फॉर, देखो, सीवियर कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी. सो इट इज़ सीवियर कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी. देखो आपको इसके बारे में क्या जानना है. इसमें एक एंजाइम है एडिनोसिन डीएमिनेज. ये एंजाइम कम हो जा रहा है. नाउ दिस एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन WBC. अब WBC में न्यूक्लिक एसिड इनेबल WBC बन पाएगा क्या? नहीं. सो फाइनली व्हाट, WBC का बनना कम हो गया है. WBC कम हो जाएगा तो इंसान में क्या होगा? इम्यून डिफिशियंसी. सो दिस इज व्हाट, दिस इज SCID. ट्रीटमेंट बायोटेक के चैप्टर में NCERT बोलती है दैट जीन थेरेपी का पहला ट्रीटमेंट हम इसी में ट्राई किए थे, है ना, वो हम देखेंगे. जीन थेरेपी का इसमें पहला ट्रीटमेंट इसमें क्या किया था हमने कि वो जीन जो जिससे एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनता है वो जीन हमने एम्ब्रियो में ही डाल दिया. सो दिस इज़ वन ऑफ द परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर SCID का. ठीक है. सो इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर हमने बोला 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, SCID एंड एड्स. और एड्स हमने बोला हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे. SCID के बारे में सिर्फ आपको इतना जानना है कि इसमें ADA डिफिशियंसी होता है जिससे कि इम्यून डिफिशियंसी हो जाती है. एंड ट्रीटमेंट क्या है? जीन थेरेपी. अगेन जीन थेरेपी इज सेपरेट टॉपिक ऑफ बायोटेक चैप्टर, है ना, वो वहाँ हम करेंगे. ठीक है. नाउ माय फ्रेंड, इम्यून थेरेपी again it's a separate topic. We have completed the topic of this immune system disorder under 3 headings. First was allergy, second was autoimmune disorder, and the third was immune deficiency disorder. So we'll do this topic of immune therapy into next lecture. I hope आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा. Please go to the channel, like it, subscribe it and share it with your friend. Thank you. Thanks a lot. Thanks.